हेलो स्टूडेंट, आज मैं प्राइमरी हेल्थ केयर का इम्पॉर्टेंट चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैप्टर 3 में क्या पढ़ना है बच्चों? केयर इन कम्युनिकेबल डिजीज़। इसको हिंदी में संक्रामक बीमारियों में देखभाल बोलते हैं बच्चों। सबसे पहले हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज़ को हिंदी में संचारी रोग या संक्रामक रोग भी बोला जाता है बच्चों। इसका मतलब होता है बच्चों, संचारी रोग का मतलब है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होने वाली बीमारी को संक्रामक रोग या फिर संचारी रोग बोलते हैं बच्चों। अब हम देखेंगे बच्चों संक्रामक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की देखभाल, केयर ऑफ पेशेंट विथ कम्युनिकेबल डिजीज़। संक्रामक बीमारी से पीड़ित रोगी की देखभाल निम्न प्रकार से की जाती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों, फर्स्ट पॉइंट क्या है? संक्रामक रोगों से पीड़ित रोगियों को अलग कमरे में पृथक्करण तकनीक रखना चाहिए। सबसे पहले जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है बच्चों, संक्रामक रोगी से पीड़ित हैं बच्चों, तो उनको सबसे पहले हम लोग आइसोलेट करेंगे, आइसोलेशन वार्ड में रखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे बच्चों? क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है बच्चों, उनसे हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, उनके कांटेक्ट में आएंगे तो बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बच्चों आइसोलेशन का मतलब। आइसोलेशन का मतलब सीधा आप लोग समझिएगा बच्चों, सिर्फ अलग रहना है या फिर खुद को अलग कर लेना है। यानी अगर किसी व्यक्ति में बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो वह खुद को अलग कर लेंगे उसी समय, या फिर परिवार और समाज से अलग कर लेना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? आइसोलेशन बोलेंगे, जिसको हिंदी में पृथक्करण भी बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, संक्रामक रोगियों के संपर्क में लोगों को नहीं जाने देना चाहिए। अगर हम लोग इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं बच्चों, तो हेल्दी पर्सन भी वह बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, पता चल गया है कि उस पर्सन को, उस बंदे को कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो उन पर्सन से हम लोग थोड़ा दूर बनाए रखेंगे। थर्ड पॉइंट है बच्चों, रोगी के संपर्क में आने के बाद हाथों को एंटीसेप्टिक लोशन से हाथ धो लेना चाहिए। अगर हम उनके कांटेक्ट में आए हैं बच्चों, संपर्क में गए हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अपने हाथों को साबुन से या फिर डेटॉल से धो लेंगे बच्चों। ऐसा क्यों करेंगे बच्चों? क्यों धोएंगे? क्योंकि बहुत सारे जो रोगाणु होते हैं बच्चों, बैक्टीरिया, वायरस होते हैं बच्चों, फंगी होते हैं या फिर प्रोटोजोआ होते हैं, वह निष्क्रिय सतह पर कभी भी कुछ समय से कई महीनों तक जीवित वह रह सकते हैं। वह किल नहीं होते हैं बच्चों, वो जीवित ही रहते हैं। तो इससे क्या होगा? स्प्रेड होगा, संक्रामक फैलेगा, इन्फेक्शन होगा। फोर्थ पॉइंट है बच्चों, रोगी के उपयोग में लाए गए उपकरणों व रोगी के मलमूत्र का उचित तरीके से भी संक्रमित करना चाहिए। अगर कोई भी इक्विपमेंट रोगी के इलाज करते समय रोगी के उपयोग में लाए गए हैं, तो उसको क्या करना है बच्चों? डिसइंफेक्शन करना है, अच्छे तरीके से विसंक्रमित उसको कर देना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, रोगी का कमरा वायु संचारित होना चाहिए बच्चों। जिस कमरे में रोगी रह रहा है बच्चों, उस कमरे में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर डोर होनी चाहिए बच्चों। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं रहेगा बच्चों, तो जो भी दूषित वायु है वह बाहर निकल नहीं पाएगा, और जो भी फ्रेश एयर है वह कमरे में नहीं जाएगा। तो इसके लिए वायु संचालित वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, रोगी की देखभाल करते समय अप्रोध परिचर्या, जिसको इंग्लिश में बैरियर नर्सिंग करनी चाहिए। इसका मतलब है बच्चों, बैरियर नर्सिंग का मतलब समझोगे आप बच्चों कि जब भी कोई भी संक्रामक बहुत ज़्यादा फैलने लगता है, तो रोगों के
संचरण को रोकने के लिए रोगी की देखभाल करने की एक विधि या प्रक्रिया को बैरियर नर्सिंग बोला जाता है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बिंदु संक्रामक, जिसको इंग्लिश में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी बोला जाता है बच्चों। इससे बचने के लिए मास्क, गाउन व ग्लव्स का उपयोग करना चाहिए। अगर जो भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण जो भी कम्युनिकेबल डिजीज हो रहे हैं बच्चों, तो उनसे बचने के लिए क्या करेंगे, मास्क पहनेंगे, गाउन पहनेंगे, ग्लव्स लगाएंगे बच्चों। अब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कैसे फैलता है बच्चों, वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जब भी हम लोग छींकते हैं, खांसते हैं बच्चों, तो वो आपका बिंदु जो होता है वो बाहर नमी बन जाता है और वही एयर में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। वही एयर जो हेल्दी पर्सन ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो हेल्दी पर्सन में बैक्टीरिया वायरस जो भी एयर में रहता है, प्रेजेंट रहता है बच्चों, वो ट्रांसफ़र हो जाता है। उसको हम लोग बोलेंगे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब लास्ट पॉइंट है बच्चों, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता किसी भी संक्रमण जैसे सर्दी, जुखाम, कान का संक्रमण, दस्त, त्वचा की बीमारियों व संक्रामक बीमारियों से पीड़ित हो, वे रोगी के पास नहीं जाना, उन्हें उनसे दूर रहना चाहिए बच्चों। क्यों दूर रहना चाहिए बच्चों? क्योंकि अगर हम लोग दूर नहीं रहेंगे बच्चों, तो उनके कांटेक्ट में हम लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो उन व्यक्ति से दूर रहना है जिनको सर्दी हुआ है, जुकाम हुआ है, कान का इन्फेक्शन हुआ, आँख का इन्फेक्शन हुआ है, दस्त हो रहा है बच्चों, और फिर स्किन डिजीज है। उन पीड़ित व्यक्ति से हम लोगों को दूर बना करके रखना है। तो ये आपका था बच्चों कि संक्रामक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की देखभाल कैसे करना है, केयर ऑफ पेशेंट विथ कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट है बच्चों आइसोलेशन मेथड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? पृथक्करण विधि। तो पृथक्करण एक सामान्य सिद्धांत है जो निम्न प्रकार से है। तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, संक्रामक रोगों से पीड़ित रोगियों को अलग करना। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करे थे बच्चों कि जो भी पर्सन इन्फेक्टेड है उनको सबसे पहले अलग कर देना है या खुद से अलग हो जाना है बच्चों। उसके बाद सबसे पहले आइसोलेट कर देंगे। उसके बाद है बच्चों रोगी की देखभाल केवल या एक या दो व्यक्ति का ही प्रवेश होना चाहिए। जिस कमरे में रोगी रह रहे हैं बच्चों, उस कमरे में केवल एक या दो व्यक्ति को ही प्रवेश करना चाहिए। अगर बहुत सारे व्यक्ति प्रवेश कर जाते हैं उस कमरे में बच्चों, तो सारे लोग उनके कांटेक्ट में आएंगे और वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो जितना कम से कम व्यक्ति उस कमरे में प्रवेश करें, उस व्यक्ति से कांटेक्ट कम करें। फिर है आपका बच्चों थर्ड पॉइंट है, रोगी का कमरा स्वच्छ और हवादार होनी चाहिए। बिल्कुल बात है सही बच्चों कि जो भी रोगी जिस कमरे में रह रहा है वह साफ होनी चाहिए और वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, हवादार होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, रोगी की देखभाल करने वाले व्यक्ति को गाउन, मास्क, दस्तानों उपयोग में लाना चाहिए। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन को, जो भी रोगी पर्सन को देखभाल कर रहे हैं, उन व्यक्ति को हमेशा गाउन पहन करके रहना चाहिए, मास्क लगा करके रहना चाहिए और ग्लव्स लगा करके रहना चाहिए। उसके बाद है बच्चों रोगी के उपयोग में लाई गई सभी वस्तुओं को भी संक्रमित करनी चाहिए। जो भी रोगी के उपयोग में लाए गए हैं बच्चों इक्विपमेंट, उन वस्तुओं को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डिसइंफेक्शन करेंगे, डिसंक्रमित करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों रोगी की देखभाल करने से पहले और बाद में एंटीसेप्टिक लोशन से हाथ धो लेनी चाहिए। रोगी को देखभाल करते समय अपने हाथ को पहले साबुन से या फिर एंटीसेप्टिक लोशन से
डिटॉल हो गया, ये सबसे पहले हाथ धो लेंगे। उसके बाद रोगी के देखने के बाद भी हम एक बार अपने हाथों को अच्छी तरह से एंटीसेप्टिक लोशन से धो लेंगे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, रोगी के मलमूत्र, गंदी चादरें, कपड़े व अन्य चीज़ों का सावधानी पूर्वक निपटारा करना चाहिए। जो भी बच्चों रोगी यूज किए हैं उनका गंदी चादर या फिर कपड़े हो गए या फिर अन्य चीज़ें हैं, वो सब अच्छे तरीक़ों से सावधानी पूर्वक उसको डिस्कार्ड करना चाहिए, निपटारा करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, पृथक्करण की अवधि अलग अलग रोगों में अलग होती है। सही बात है बच्चों कि पृथक्करण जिसको हम लोग आइसोलेशन बोले थे, तो आइसोलेशन की अवधि काल अलग अलग होता है। जैसे मान लो बच्चों कि मेजिल्स है, ये हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, 10 से 12 दिनों तक रहेगा। तो सबका अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड है बच्चों, अवधि काल अलग अलग दिनों तक रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, पृथक्करण का उद्देश्य समुदाय में रोग को फैलाव को सीमित रखना है। अगर जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उनके कांटेक्ट में आते हैं तो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, मतलब कि पृथक्करण करते हैं। तो इसका एक ही उद्देश्य है बच्चों कि जो भी रोग फैल रहे हैं उनको कम करना है, सीमित करना है। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर, इसको और भी नाम से जाना जाता है बच्चों यूनिवर्सल प्रिकॉशन, इसको हिंदी में उच्च स्तर सुरक्षा उपाय। अब हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों कि नोटिफिकेशन के बारे में, अधिसूचना। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों, संक्रामक रोग का पता लगते ही स्थानीय अधिकारी को सूचना देना है। जो भी हमारे समुदाय में, परिवार में, समाज में कम्युनिकेबल डिजीज फैल रहे हैं, संक्रामक रोग फैल रहे हैं बच्चों, उनको सबसे पहले स्थानीय अधिकारी जो भी लोकल गवर्नमेंट है उनको सबसे पहले हम लोग सूचना देंगे बच्चों। सेकेंड पॉइंट में है सूचना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिका या निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को देना चाहिए। सबसे पहले हम उनको देना चाहिए बच्चों, पीएससी में, सब सेंटर में, सीएससी में, जो भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको सबसे पहले सूचना देनी चाहिए। उसके बाद साथ ही साथ किनको देना चाहिए बच्चों, नगर पालिका को, जो हमारा रोड निर्माण करवाता है बच्चों, लाइट की व्यवस्था करवाता है बच्चों, साफ सफाई पे ध्यान देता है बच्चों, तो वो नगर पालिका को सबसे पहले सूचना देना है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है बच्चों, अधिकारी बीमारी के प्रसार को रोकने की आवश्यक कार्रवाई करते रहना चाहिए। जो भी लोकल गवर्नमेंट है उनको जो भी कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड हो रहे हैं उनको रोकने के लिए टाइम टू टाइम प्रसार करना चाहिए बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों आइसोलेशन। अभी आइसोलेशन का हिंदी पृथक्करण बताए हैं बच्चों। तो पृथक्करण को सबसे पहले हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे बच्चों कि खुद को आइसोलेट होना चाहिए, खुद को अलग कर लेना चाहिए, या फिर जो भी रोगी हैं उनको एक कमरे में अलग कर देना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, यह एक सामान्य सिद्धांत है संचारी रोग से पीड़ित रोगियों को पृथक्करण करना। एक सामान्य सिद्धांत है बच्चों, जो भी हमारे कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड हो रहे हैं और रोगी से पीड़ित रोगियों को आइसोलेट करना है, अलग कर देना है। इससे क्या होगा बच्चों, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है और उनके कांटेक्ट में बहुत कम लोग आएंगे, इससे जो स्प्रेड हो रहे हैं, संक्रमण फैल रहे हैं, वो कई हद तक कम किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, अस्पताल व घर में भी अलग रखना चाहिए। अगर अस्पताल में है बच्चों तो उनको आइसोलेशन वार्ड
देना चाहिए, उनको अलग कमरे देना चाहिए। अगर घर में है बच्चों तो घर में भी उनको एक अलग कमरे दे देनी चाहिए। साथ ही साथ जो भी वह निजी वस्तु यूज कर रहे हैं, पर्सनल यूज कर रहे हैं बच्चों, वो उनका अलग होना चाहिए। जैसे आप बोल सकते हो बच्चों कि सौंफ हो गया, ऑयल हो गया, तेल हो गया, साबुन हो गया, तो ये सब उनका पर्सनल होनी चाहिए बच्चों। जिस थाली में वो खाना खा रहे हैं, यूटेंसिल, जिस गिलास में वो पानी पी रहे हैं, उनका वो भी पर्सनल होनी चाहिए। बेड उनका पर्सनल होना चाहिए बच्चों। फिर नेक्स्ट है बच्चों, समुदाय में रोग का फैलाव रोकना है। अगर समुदाय में कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड हो रहे हैं बच्चों, या फिर संचारी रोग फैल रहे हैं बच्चों, तो उनको रोकना चाहिए। उनको फैलाव होने से, उनको फैलने से रोकना चाहिए बच्चों। फिर है लास्ट पॉइंट, पृथक्करण की अवधि विशिष्ट रोगों में अवलंबित होती है। सबका अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड होता है बच्चों। फिर है आपका देखेंगे क्वारंटाइन क्या है, इसका हिंदी संगरोध होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, संगरोध का अर्थ। किसी संक्रामक रोग के संपर्क में आए व्यक्ति को रोग की उद्भवन अवस्था की लंबी अवधि 1 की बराबर अवधि तक पृथक या अवरोधन में रखना। सबसे पहले ऐसा समझेंगे कि कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड हो रहे हैं, फैल रहे हैं, उनको रोकने के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाता है। सेकंड पॉइंट है, संगरोध का उद्देश्य जो अब तक अनावृत्ति उनके साथ संपर्क को रोकना है। इसका उद्देश्य है दूसरे से घुलने मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, और भी बोल सकते हैं संक्रामक रोगों से ग्रसित अवस्था या संक्रामक रोगियों के संपर्क में आए लोगों को आगमन को अत्यंत सीमित कर देना है। थर्ड पॉइंट है, संगरोध की अवधि चेचक के लिए 14 दिन, हैजा के लिए 5 दिन होता है। चेचक ये भी हमारे कम्युनिकेबल डिजीज है, इसको रोकने के लिए क्वारंटाइन कितने दिन तक रखेंगे? 14 दिन तक रखेंगे, और हैजा को 5 दिन तक रखेंगे। नेक्स्ट है सर्विलेंस, इसको हिंदी में निगरानी बोलते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, यह बीमारी को नियंत्रण की नई धारणा है। बीमारी को कंट्रोल करने के लिए सर्विलेंस बनाया जाता है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, रोगियों तुरंत देखभाल होती है ताकि संक्रमण के स्रोत का पता लगाया जा सके। जो भी कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड हो रहे हैं, फैल रहे हैं, उनसे इन्फेक्टेड जो लोग हैं, रोगी हैं, उनको तुरंत इलाज करवाया जाता है, देखभाल दिया जाता है, ताकि इससे पता लगाया जा सके कि ये कहाँ से फैल रहे हैं, इसका सोर्स का क्या है, ये कैसे संक्रमण फैल रहे हैं, पता करके उसको तुरंत इलाज करवाया जाता है। फिर नेक्स्ट है बीमारी के नियंत्रण का उपाय जितना जल्दी हो सके। सबसे पहले पता कर लिए कि कहाँ से ये फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है, उसके बाद इस बीमारी को नियंत्रण करेंगे, कंट्रोल करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे, रोकथाम करेंगे, जितना जल्दी हो सके इसको स्प्रेड होने से रोकेंगे। डिसइंफेक्शन, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका हिंदी देखेंगे, विसंक्रमण। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे समझेंगे कि विसंक्रमण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भौतिक या रासायनिक या फिर अन्य किसी भी माध्यम से अधिकांश सूक्ष्मजीवों को मार दिया जाता है या फिर नष्ट कर दिया जाता है, या फिर बोल सकते हैं उस स्तर को कम कर दिया जाता है। इसको हम लोग डिसइंफेक्शन भी बोलते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट है, रोगी को उपयोग में आई वस्तु जैसे कपड़े को क्या करेंगे, गर्म पानी में धो करके, उसके बाद डिटॉल डाल करके क्या करेंगे, धूप में अच्छे से सुखा देंगे। उसके बाद इससे क्या होगा, अगर धूप में सुखाएंगे तो जो भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, वो क्या होगा, मर जाएगा। फिर है आपका बर्तन और अन्य वस्तु को भी संक्रमण करना है। बर्तन को भी अच्छे से धो करके धूप में रख देंगे ताकि जो भी उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें वो मर जाए, नष्ट हो जाए। नेक्स्ट है
अब नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन, जिसको हिंदी में प्रतिरक्षण बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग इम्यूनाइजेशन के बारे में समझेंगे कि टीकाकरण क्या है। टीकाकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतिरक्षण के माध्यम से कोई व्यक्ति किसी भी बीमारी से सुरक्षित हो जाता है और ज़िंदगी भर के लिए प्रतिरक्षा मिल जाती है। उसको हम लोग इम्यूनाइजेशन बोलेंगे या फिर प्रतिरक्षण बोलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है संक्रामक रोगों का टीकाकरण करना चाहिए। जो भी हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो स्प्रेड हो रहे हैं, तो सबसे पहले उन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए टीकाकरण करवाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है उनके प्रति वर्धक खुराक बूस्टर डोज देना चाहिए। सबसे पहले बूस्टर डोज के बारे में जानेंगे कि किन शिशुओं को बूस्टर डोज दिया जाता है। बूस्टर डोज शिशु को बहुत सी बीमारियों से सुरक्षित रखता है, या फिर ऐसे समझ सकते हो बच्चों कि बूस्टर डोज का खुराक इसलिए दिया जाता है ताकि जिन शिशुओं में पहले टीके के बाद प्रतिरक्षण क्षमता या इम्यूनिटी विकसित नहीं हुई है, उन बच्चों को बूस्टर डोज के खुराक दिया जाता है। उससे क्या होगा, अगर बूस्टर डोज लगेगा तो उन बच्चों में इम्यूनिटी उत्पन्न होगा, इम्यूनिटी बनेगा। नेक्स्ट है बच्चा संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए प्रतिरक्षण जरूरी है। जो भी इन्फेक्शन फैल रहे हैं उनको रोकने के लिए प्रतिरक्षण जरूरी है। जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ फैल रहे हैं उनको रोकने के लिए इम्यूनाइजेशन जरूरी है, टीकाकरण करना जरूरी है। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन, इसको हिंदी में स्वास्थ्य शिक्षा बोलते हैं। सबसे पहले समझेंगे स्वास्थ्य शिक्षा क्या है। स्वास्थ्य से जुड़ी शिक्षा को स्वास्थ्य शिक्षा बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है समुदाय में संक्रामक रोगों को रोकने के लिए लोगों को शिक्षित करना है। जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड हो रहे हैं समुदाय में, परिवार में, घर में, उसको रोकने के लिए लोगों को हेल्थ एजुकेशन देना है। स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से लोगों को शिक्षित करना है। सेकंड पॉइंट है उनके संक्रामक रोगों से बचाव के बारे में बताना है। कम्युनिकेबल इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है तो उससे कैसे बचना है, कैसे उससे बचाव किया जा सकता है, कैसे स्प्रेड होने से रोकना है, इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे करेंगे, उसके बारे में हम लोग स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बताएंगे। थर्ड है टीकाकरण के प्रति जागरूक करना है। टीकाकरण इम्यूनाइजेशन के प्रति जागरूक करना है। जो जन समूह में रह रहे हैं, समुदाय में रह रहे हैं, उन लोगों को टीकाकरण क्यों ज़रूरी है उसके बारे में बताएंगे, उसका डोज बताएंगे, रूट बताएंगे, किस बीमारियों के लिए ज़रूरी है उसके बारे में हम लोग लोगों को जागरूक करेंगे। लास्ट पॉइंट है सूचना शिक्षा व संचार के माध्यम से जन समुदाय में संक्रामक रोगों के बारे में लोगों को जागरूक करना है, बचाव करने के उपाय को बताना है। कम्युनिकेशन के माध्यम से, शिक्षा के एजुकेशन के माध्यम से जन समूह में जो लोग रह रहे हैं, समुदाय में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, उनको संक्रामक कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बताना है और लोगों को जागरूक करना है, अवेयरनेस फैलाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।